हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय एकीकरण की। तो राष्ट्रीय एकीकरण, जब हम ये दो शब्द सुनते हैं तो अगर इसका अर्थ हमको जो एक पहली बार में समझ में आता है वो यही समझ में आता है कि राष्ट्र में एक एकीकरण की भावना हो, है नहीं। तो इस जो ये डेफिनेशन है या फिर जो हमारी समझ है, बेसिकली राष्ट्रीय एकीकरण यही है। इसमें और इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस इसमें एक मेन वर्ड यही यूज़ करना है कि भावनात्मक एकीकरण, यानी कि राष्ट्र में भावनात्मक एकीकरण। जो राष्ट्र में लोग रहते हैं वो क्या है कि अपने जो उनका धर्म है, पंथ है और जाति है, भाषा है, क्षेत्र है, इन सबको भुलाकर ये आपसी जो एक डिवाइडेशन वाली चीज़ें हैं, इन सबको भुलाकर वो क्या करें, वो दूसरे के प्रति एक भावनात्मक एकीकरण का क्या रखें, एक इमोशन रखें अपने अंदर या भावना रखें। और क्या इसमें है कि जैसे एक जब हम राष्ट्रीय एकीकरण की बात करते हैं तो दो चीज़ें मेन आती हैं कि सुख दुख की एकता, कि सब नागरिकों में क्या होनी चाहिए, सुख दुख की एकता हो और उनमें क्या हो, परस्पर समान अनुभूति हो। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई दो मित्र हैं, तो अगर एक मित्र के ऊपर कोई संकट का समय आता है, संकट की घड़ी आती है, तो एक मित्र उसका दुख को फील करता है, वो दुख उसको, उसके दुख को समझ कर वो, उसको रात में नींद नहीं आ रही है कि यार मेरा मित्र जो है वो संकट में है। और इसके जस्ट विपरीत जब वो कभी दुख में होता है तो उसका मित्र आता है तो उससे वो कहता है कि यार ठीक है भाई, हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, उसकी अनुभूति उसके जो है समान नहीं आ रही। सुख दुख में सहायता तो दोनों कर रहे हैं एक दूसरे की, लेकिन जो अनुभूति है, जो पहला वाला मित्र था वो, उसके अंदर वो अनुभूति थी, वो उसके दुख को अपना दुख समझ रहा था। लेकिन जो दूसरा मित्र है वो साथ तो दे रहा है लेकिन वो उसके दुख को फील नहीं कर रहा है, वो जो है अनुभूति दोनों में समान नहीं है। तो बेसिकली ये राष्ट्रीय एकीकरण नहीं है। राष्ट्रीय एकीकरण क्या है कि सुख दुख में हम लोग एक दूसरे का साथ दें, और जो मेन सेकेंड स्टेप पे बात आती है कि अनुभूति कैसी हो, समान हो, तो इसको हम राष्ट्रीय एकीकरण कहते हैं। अब इसका थोड़ा हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं कि भारत में हमारे नेशनल इंटीग्रेशन था या नहीं था, अगर था तो किस रूप में था, और अगर नहीं था तो इसके लिए, क्योंकि हमारे हिस्ट्री में कई महान पुरुष हैं जो इसके लिए काम किया, तो उन्होंने कैसे काम किया, क्या किया उन्होंने। तो जो हम लोग पढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को देखते हैं तो उनसे तो यही पता चलता है कि ऐतिहासिक रूप में हमारे देश में इंटीग्रिटी थी, राष्ट्रीय एकीकरण था। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप में था, सभी लोगों में ये चीज़ थी। तो इसके लिए क्या है, एक बहुत सोचा समझा एक मतलब चीज़ें की गई महान पुरुषों द्वारा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं चार धाम की। तो चार धाम, अगर हम चारों धामों के नाम लें तो उनका क्या क्या नाम है। एक तो उत्तराखंड में आपका हो गया बद्रीनाथ, और नीचे तमिलनाडु में आपका हो गया जो है रामेश्वरम, और गुजरात में हो गया द्वारिका, और इधर आपका उड़ीसा में हो गया जगन्नाथपुरी। तो इन जब चारों राज्यों की लोकेशन आप मैप में देखते हैं तो आप पाते हैं कि चारों जो लोकेशंस हैं वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चार अलग अलग जगह पे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि चार धाम किसी एक ही राज्य से ले लिए गए, और एक उत्तराखंड से था तो एक मध्य प्रदेश से क्यों नहीं? मध्य प्रदेश में भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्थान हैं, मध्य प्रदेश से क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि उनकी जो भावना थी, जो उनका मेन मकसद था, जो मेन मोटिव था, वो था कि राज्य में अलग अलग, देश के जो अलग अलग राज्य हैं उनमें क्या करना, राष्ट्रीय एकीकरण की भावना स्थापित करना। जब ऊपर से उत्तराखंड के लोग नीचे रामेश्वरम में जाएंगे तो उनमें क्या होगा भाई, वो दूसरे की कल्चर को समझेंगे, दूसरे की रहन सहन को समझेंगे। और जब वो लोग खुद जाएंगे तो वहाँ के जो लोग पहले से वहाँ मौजूद हैं वो उनके कल्चर को समझेंगे, उनके रहन सहन को देखेंगे। तो इन सब आपसी आदान प्रदान से क्या होगा, लोगों में नेशनल इंटीग्रेशन की भावना स्थापित होगी। तो ये चीज़ें नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ऐतिहासिक रूप में की गई हैं। यही कॉन्सेप्ट हम देखते हैं महाकुंभ में। भाई महाकुंभ हम जानते हैं कि जो है चार जगह पे महाकुंभ लगता है, उसकी अगर लोकेशन भी हम देखें चारों स्थानों की तो हमको पता चलता है कि ये अलग अलग पोजीशंस जो हैं इसीलिए हैं ताकि लोगों में राष्ट्रीय एकीकरण की भावना स्थापित हो। तो ये है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव।
और इसके बाद हम देखते हैं कि ये इसकी प्रकृति क्या है, ये किस रूप में दिखाई पड़ता है नेशनल इंटीग्रिटी। तो बेसिकली नेशनल इंटीग्रिटी के दो रूप होते हैं, एक होता है एकात्मक और एक होता है एक रूपता और सेकंड होता है बहुरूपता। एक रूपता क्या होता है? एक रूपता बेसिकली यही चीज़ है कि एक देश है और देश में एक ही धर्म है, अलग अलग जातियां नहीं हैं, पूरे देश की एक ही भाषा है, रहन सहन पूरे देश का एक तरह का है। जब सब कुछ चीज़ें सारी चीज़ें एक तरह की होती हैं तो उसको हम राष्ट्रीय एकीकरण का एक रूपता नाम देते हैं, एक रूपता स्वरूप या एक रूपता प्रकृति। और जो बहुरूपता है, इसमें एक रूपता में एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सोमालिया का। सोमालिया कंट्री जो है उस सभी नागरिकों के उसके जो भाषा है वो एक ही है, रहन सहन भी जो उनका कल्चर है सेम है, और उनकी जो लैंग्वेज भी है पूरे देश में एक ही लैंग्वेज बोली जाती है। इसी तरह अगर हम देखते हैं बहुरूपता, कि बहुरूपता नेशनल इंटीग्रिटी में क्या होता है, तो बहुरूपता बेसिकली ये चीज़ है कि कोई एक देश है उसमें अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, सब जगह रहन सहन के रीति रिवाज अलग अलग हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग धर्म पाए जाते हैं, अनेकों प्रकार की जातियां हैं, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन ये सब चीज़ें अलग होने के बावजूद भी उनमें आपस में क्या है, एक रूपता की भावना है नहीं? उनमें क्या है, आपस में आंतरिक रूप से वो एक दूसरे से भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें हम अपने इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन और वो हम अच्छी तरह समझते हैं कि इंडिया में क्या चीज़ें हैं, इसके लिए आप समझदार हैं। अब हम बात करते हैं कि जो नेशनल इंटीग्रिटी है इसकी नीड क्या है, क्यों हम इसकी बात करते हैं भाई नेशनल इंटीग्रिटी की, क्यों ये ज़रूरी है हमारे लिए। तो नेशनल इंटीग्रिटी बेसिकली जैसा अभी इसके पहले मैंने बताया था हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कि ऐतिहासिक तौर पे हमारे यहाँ प्राचीन समय में नेशनल इंटीग्रिटी थी। जो पहला प्रयास माना जाता है नेशनल इंटीग्रिटी को तोड़ने का, वो माना जाता है कि 19वीं सदी में जब ब्रिटेन सरकार ने एक जनगणना के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जिनका नाम था सर हर्बर्ट होप रिस्ली। तो उन्होंने क्या किया, सन 1872 की बात, उन्होंने जब जनगणना करवाई तो उन्होंने क्या किया, नस्ल के आधार पर लोगों को वर्गीकृत कर दिया कि भाई ये इंडो आर्यन है, ये आर्यन समाज है, किसी की नाक लंबी है, किसी के शरीर में बाल ज़्यादा पाए जाते हैं, किसी का चेहरा लंबा होता है, गोल होता है। इन सब विभिन्न विशेषताओं के आधार पर उन्होंने लोगों को वर्गीकृत कर दिया। पहला प्रयास नेशनल इंटीग्रिटी को तोड़ने का यही माना जाता है। हालांकि अगर आज के संदर्भ में बात करें तो ये चीज़ें अब देखने को नहीं मिलती हैं हमारे पूरे देश में, ऐसा शायद ही देखने को कहीं मिले कि इन सब आधार पे कोई भेदभाव करे, ये चीज़ें अब गायब हो गई हैं। बहरहाल अब हम बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है नेशनल इंटीग्रिटी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सांप्रदायिकता को कम करने के लिए। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता तो सांप्रदायिकता यही है कि अपनी भावनाएं व क्रियाकलाप है नहीं, जो हमारे जो इमोशंस हैं या जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, तो वो क्या है, उनको हम किन्हीं दूसरे की विशेषताओं से या दूसरे की विचारों से या दूसरे के विश्वासों से क्या करें, हम अपनी भावनाओं अपने विचारों को क्या करने लगें, श्रेष्ठ समझने लगें। यही सांप्रदायिकता है। कोई हम ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें ये चीज़ निकल के आ रही हो कि भाई हमारा ही विश्वास, हमारी ही समझ, हमारा ही जो भी हमारी चीज़ भाषा है वो क्या है, श्रेष्ठ है, और दूसरे की भाषा दूसरे का जो है क्या कहते हैं संप्रदाय, सब कुछ क्या है वो उसको हम बहुत निम्न स्तर का मान लेते हैं। तो ये है सांप्रदायिकता। लेकिन जब हमारे अंदर क्या होगा, नेशनल इंटीग्रिटी की भावना होगी, तो हम क्या करेंगे, किसी एक समूह विशेष पे या किसी व्यक्ति विशेष के हितों पर ये बल नहीं देंगे, है नहीं, कि हम अपनी चीज़ को बहुत ज़्यादा सर्वोच्च नहीं समझेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, जो चीज़ राष्ट्रहित में है उसी को हम सर्वोच्च मानेंगे। तो अगर ऐसा होगा तो ये नेशनल इंटीग्रिटी स्थापित होगी हमारे समाज में, हमारे देश में। तो सांप्रदायिकता ऐसे कम होगी जब ये विचार, ये भावना लोगों के अंदर आएगी। दूसरी हेडिंग है कि सभी भाषाओं का सम्मान करने के लिए नेशनल इंटीग्रिटी क्यों ज़रूरी है। सभी भाषाओं का सम्मान करने के लिए हम जानते हैं कि हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, और यह स्वाभाविक है कि जो हमारी भाषा होती है, जो हमारी मातृभाषा होती है, उससे हमको प्रेम होता है, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। भाई जो प्रेम, जो मातृत्व हमको अपनी माँ से मिलता है वो किसी दूसरे की माँ से हमको थोड़ी ना मिल सकता है। लेकिन
अगर हम अपनी माँ को या अपनी मातृभाषा को श्रेष्ठ समझकर, अच्छा समझकर, बहुत विद्वान समझकर दूसरे की माँ, दूसरे की भाषा को हम निम्नतर समझने लगें, तो यह कहीं का न्याय नहीं है। तो नेशनल इंटीग्रिटी इसी पे बात करती है कि हमको अपनी भाषा का सम्मान करने के साथ साथ जो दूसरे लोगों की भाषाएं हैं, जो दूसरे क्षेत्र की भाषाएं हैं, उसका भी सम्मान करना चाहिए। और हमको अपनी भाषा के साथ साथ दूसरी की भाषा भी सीखनी चाहिए। अभी इसका मुझे रिसेंटली एक एग्जांपल याद आ रहा है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में क्या हुआ कि जो बिहारी लोग वहाँ पे रोजगार के उद्देश्य से काम कर रहे थे, उनके साथ क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, बहुत ज़्यादा मारपीट हुई। तमिलनाडु के लोगों ने उनको एक तरह से मार पीट के और सारी चीज़ें करके उनको वहाँ से भगा दिया। क्यों? भाषाई आधार पे। भाषाई वहाँ पे भाषाई क्या कर रहे थे, भाषाई आधार पे वो भिन्नता कर रहे थे। भाषाई आधार पे वो भेदभाव कर रहे थे। तो अगर हम एक सल्यूशन ढूंढें तो समझ में हमको आता है कि अगर मान लीजिए तमिलनाडु के लोगों को बिहारी जो मधुबनी पेंटिंग है नहीं, और जो महाबोधि स्थान है, और क्या हो सकता है, और जैसे कि हमने कहा कि जो पाटन देवी मंदिर है, तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर तमिलनाडु के लोगों को पता होगा कि ये इतनी अच्छी समृद्ध जगह से ये लोग आए हैं और इतना अच्छा इनका जो है समाज समृद्ध है, इनकी संस्कृति समृद्ध है, तो ये प्रेम का भाव आएगा, है कि नहीं। तो उसमें क्या करना चाहिए, आप एक कल्चर को, एक देश, एक राज्य के कल्चर को, एक समाज के कल्चर को अगर हम दूसरे समाज के कल्चर तक पहुंचाते हैं तो इसमें प्रेम की भावना विकसित होती है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार इस पर स्टेप उठा सकती है, तो ये नेशनल इंटीग्रिटी की भावना स्थापित होगी और भाषाई आधार पर फिर भेदभाव नहीं होगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। थर्ड टॉपिक है जातिवाद को कम करने के लिए। नेशनल इंटीग्रिटी जातिवाद को कैसे कम करेगी। हम देखते हैं कि हमारी जो पहले वर्ण व्यवस्था थी वो किस बेसिस पे थी, कर्म के आधार पे थी। जो लोग जैसा काम करते थे उसको वैसी ही जाति का माना जाता था। तो भेदभाव तो था, तब भी था भेदभाव, और आज भी है। आज किस आधार पे हो गया है, आज जाति के आधार पे हो गया है। पहले काम के आधार पे था, अब जाति के आधार पे। आप काम कोई आप करें उससे मतलब नहीं है, जिस जाति में आप पैदा हुए वो क्या हो गई आपको फिर वही मान लिया जाएगा, उसी आधार पर भेदभाव किया जाएगा, आप कितना भी अच्छा कोई काम कर लें। हालांकि चीज़ें बदल रही हैं, अब क्लास बेस पे डिवाइडेशन हो रहा है कि आप आय के आधार पे डिवाइडेशन हो रहा है कि आप कितना कमाते हैं, कितना धन अर्जित करते हैं, आप इस आधार पे अब डिवाइडेशन होता है। तो जातिवाद में क्या है कि बेसिकली जब कोई एक पर्सन या फिर कोई एक फैमिली या कोई एक समाज जब जातिवाद में बन जाता है तो वो क्या करता है, अपनी जाति के लोग साथ ही केवल खाना खाता है, विवाह भी करेगा तो केवल अपनी जाति के साथ। तो बेसिकली ये लोग एक सर्कल में बंधे रह जाते हैं, है नहीं, कि उन्हीं लोगों के साथ में जो भी चीज़ें होंगी आदान प्रदान करने की, उन्हीं लोगों के साथ में करेंगे। कोई एक ये देश में, विश्व में कोई व्यापक भूमिका ये लोग नहीं निभा पाते हैं। और जब जातिवाद ज़्यादा होता है तो जो छोटी जातियाँ होती हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, उनके साथ शोषण होता है। हालांकि इस पर कई लोगों ने, आप जानते हैं कि स्टेप्स उठाए हैं, जैसे भीमराव अम्बेडकर होंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए और महात्मा गांधी जी हो गए। तो इन लोगों ने इन सब चीज़ों के प्रति बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिला है हमारे समाज में इन लोगों के स्टेप्स के द्वारा। तो अगर हम राष्ट्रीय एकीकरण की भावना स्थापित करते हैं तो कोई भी जाति के लोग अपने आप को सर्वोच्च न समझकर सभी जातियों के लोगों का सम्मान करेंगे और इस तरह हमारा जो समाज है, देश है, वो विकसित होता रहेगा। इसके बाद हेडिंग है आतंकवाद की चुनौती। बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में आज आतंकवाद की। हालांकि आतंकवाद हम जब शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि कोई पाकिस्तान से व्यक्ति आ रहा है, अपने हाथ में एकदम गन लिए हुए है और वो लोगों को मार रहा है, हिंसा कर रहा है। ये आतंकवाद जब नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये छवि आती है। लेकिन आतंकवाद केवल यही नहीं है। आतंकवाद क्या है, अगर हमारा जो उद्देश्य है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए कोई प्लानिंग हम करें और उस प्लानिंग के थ्रू हिंसा करें, किसी व्यक्ति को परेशान करें या उसको मारे पीटे, पूरी प्लानिंग के थ्रू, बस यही आतंकवाद है। अपना हमारा जो उद्देश्य है, जो हमको प्राप्त करना है, उसके लिए हम दूसरे की भावनाओं को कद्र ना करके उसको परेशान करें, उसके साथ हिंसा करें, यही आतंकवाद है। और ये हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में प्रचलित है, बहुत बड़े स्तर पे ये चीज़ हो रही है।
तो क्या है, बस आतंकवाद यही है कि जो राष्ट्रीय एकता है, बेसिकली जब आप किसी का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो क्या इससे राष्ट्रीय एकता स्थापित होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये राष्ट्रीय एकता को कहीं ना कहीं खंडित कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। तो अगर हम राष्ट्रीय एकीकरण की भावना स्थापित करते हैं तो ये आतंकवाद भी, अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत करेगा तो उसको फिर खराब लगेगा कि भाई यार वो भी मेरी तरह ही व्यक्ति है नहीं? अगर जब सबको समान समझेगा तो भावनाएं भी समान होंगी, और जब कुछ गलत काम करने चलेगा तो उसको खुद अपने अंदर गिल्ट फील होगा, तो ये चीज़ें वो करेगा ही नहीं। तो इस तरह आतंकवाद भी खत्म किया जा सकता है राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को विकसित करके। इसके बाद लास्ट हेडिंग है पृथकतावाद को समाप्त करने के लिए। पृथकतावाद यानी कि पृथकतावाद से मेन मतलब है क्षेत्रवाद से। बहुत सारे राज्य होते हैं वो क्या कहते हैं, अलग राज्य बनाने की मांग करते हैं, है नहीं? आजकल हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, कहते हैं कि भाई तुम कहाँ से हो, कहें हम यूपी से, कहें अच्छा यूपी से हो, कोई कहेगा कि बिहार से हो। तो मतलब उनमें क्या है, जो ये बात करते हैं उनमें नेशनल इंटीग्रिटी नहीं है, नेशनल इंटीग्रिटी उनमें नहीं है, वो बस उनमें क्षेत्रवाद चल रहा है, पृथकतावाद चल रहा है। तो इसको क्या है, इसमें कहीं ना कहीं हमको नेशनल इंटीग्रिटी की भावना विकसित करने की ज़रूरत है। और कभी कभी क्या होता है कि जब कोई राज्य अपनी उपेक्षा महसूस करता है, क्योंकि जब एक बहुत बड़ा देश होता है, जैसे कि हम भारत की बात कर रहे हैं, तो उसमें केंद्र सरकार सभी राज्यों पे शायद इतने बड़े राज्य देश में समान नज़र ना रख पाए। तो कुछ राज्य होते हैं वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं कि यार देखो, जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, महाराष्ट्र ही जो 4-6 राज्य हैं, इनमें ही मेन सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे राज्य कर्नाटक हो गया या फिर तमिलनाडु है, सिक्किम है, उधर असम है, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। हम लोगों का जो देश की मेन स्ट्रीम की धारा है उसमें हमको नहीं प्रवेश करने दिया जा रहा है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, अलग राज्य या अलग देश बनाने की मांग करते हैं। तो ये क्या है, ये नेशनल इंटीग्रिटी की भावना को तोड़ता है, कम करता है। अगर उनमें दूसरों के प्रति भी सम्मान होगा, है नहीं, तो अगर ये चीज़ वो लोग समझते होंगे कि मतलब इतना बड़ा देश है, सब जगह समान दृष्टि नहीं रखी जा सकती है, तो वो ये भावना को नहीं लाएंगे। और कहीं ना कहीं इसमें सरकार का रोल भी बढ़ जाता है। अगर वो सामाजिक न्याय करेंगे, सब में समान भावना रखेंगे, और क्या करेंगे, संतुलित विकास करेंगे, किसी कुछ राज्यों तक ही विकास को सीमित ना रख के अगर सभी जगह बराबर विकास करेंगे, तो इस तरह की भावना लोगों के मन में नहीं आएगी, और इस तरह राष्ट्रीय एकीकरण का विकास होगा। सो थैंक यू वेरी मच, ये था आज का टॉपिक। और इसके बाद मिलते हैं कि जो राष्ट्रीय नेशनल इंटीग्रेशन है, इसमें एजुकेशन की क्या भूमिका है, एजुकेशन कैसे रोल इसमें अपना प्ले करता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इसकी। थैंक यू सो मच।